गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी। एसएचएम में आपने क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी निकाली, अब निकालेंगे ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी। वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। तो भाई इसके लिए एक कथन है, इसे हम सिद्ध करेंगे। एक एल लंबाई, एक एल प्राकृत लंबाई एवं लैम्डा प्रत्यास्थता गुणांक की हल्की प्रत्यास्थ डोरी एक सिरे से लटकी हुई है, एक सिरे से लटकी हुई है तथा इसके दूसरे सिरे पर, इसके दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक कण बांधा गया है। m द्रव्यमान का एक कण बांधा गया है। कण की गति की विवेचना कीजिए। कण की गति की विवेचना कीजिए। तो भाई कण की गति निकालना है। किस प्रकार कण गति करेगा? यदि इस कंडीशन में ऊर्ध्वाधर जो है एक डोरी लटकी हुई हो, तो प्रारंभिक स्थिति में बिंदु O से बंधी हुई है एक डोरी और वो लटकी हुई है इस प्रकार। ये खाली O ये क्या है? डोरी लटकी हुई है जिसकी प्राकृत लंबाई या स्वाभाविक लंबाई थी L। डोरी जो है बिल्कुल नगण्य है, इसका भार जो है बहुत ही कम है। दूसरी बात, इस डोरी के एक सिरे ए पर m द्रव्यमान का कोई कण लगा दिया, बांध दिया जाता है। तो ये ए बिंदु पर कोई कण लगा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L थी पहले, और ए बिंदु पर कोई कण बांधा तो वो कहाँ तक पहुँचेगा भाई? थोड़ा सा लटकेगा नीचे, तो वो कण पहुँच जाएगा बिंदु B तक। तो ये दूरी हो गई हमारे पास B। ठीक है भाई। और कण जब नीचे लटक रहा है तो कण का भार जो होगा किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। W बराबर mg। कण का भार नीचे की तरफ है तो तनाव किस तरफ लगेगा? तनाव इसके विपरीत दिशा में लगेगा, ऊपर की तरफ। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं? O से A तक तो एक डोरी है, O से A तक। उसके बाद इस डोरी को बिंदु B तक थी, ऐसे कैसे B तक है, थोड़ा सा खींचा जाए तो बिंदु C तक मैंने इसको खींच दिया और फिर उसको छोड़ा तो वापस कहाँ तक पहुँचेगी? लगभग यहाँ तक पहुँच जाएगी। ये बिंदु B था और ये C। इस डोरी को बिंदु B से थोड़ा सा खींचा अपन ने C तक, और C तक खींचा तो डोरी जो है प्रत्यास्थ यानी स्ट्रेचेबल है, तो थोड़ी सी वापस जाएगी तो यहाँ तक पहुँच जाएगी। कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा? विस्तार होगा। और ये है अपने पास क्या? दूरी x। t समय पर जो है वो बिंदु P पर स्थित है वो कण। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई हमारे पास C, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारे पास B। कण का भार जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, W बराबर mg। तनाव जो होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और इस बार तनाव क्या है अपने पास? T डैश। ठीक है भाई। ये अपन ने कंडीशन देखी, किस कंडीशन में डोरी जो है प्रारंभिक अवस्था में थी, किस कंडीशन में अपन ने उसको थोड़ा सा खींचा और फिर वो प्रत्यास्थ जो डोरी थी वापस कहाँ पहुंचेगी? T समय पर बिंदु P पर। माना डोरी की प्रारंभिक लंबाई है L, जहाँ O से A तक की दूरी हो गई हमारे पास L, और डोरी के एक सिरे A पर एक कण को लटकाया गया जो कि m द्रव्यमान का था। डोरी के सिरे A पर m द्रव्यमान का एक कण लटकाया जाता है, तब विराम अवस्था में जब डोरी को हमने ना तो खींचा ना ही इस पर कोई भार लगाया, तो भाई एक T बराबर तनाव जो लग रहा था वो क्या लग रहा था? T बराबर mg नीचे की तरफ।
टी बराबर एम जी। या फिर लैम्डा, डोरी में विस्तार हुआ कितना, बी, प्रारंभिक लंबाई थी इसकी एल, समीकरण नंबर 1। अब सिरे बी से डोरी को बिंदु सी तक खींचकर छोड़ दिया जाता है, खींचकर छोड़ दिया जाता है, तब टी समय पर कण जो था वो बिंदु पी पर स्थित है। तो टी समय पर कण बिंदु पी पर स्थित है, तब कण की गति का समीकरण, कण की गति का समीकरण हमने निकाला था एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। भाई इसमें भार तो लग रहा है नीचे की तरफ और तनाव लगेगा ऊपर की तरफ। समीकरण नंबर आपने दे दी 2। हमें मान निकालना है टी डैश का। तनाव क्या है भाई, तनाव जो होता है लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो लैम्डा इंटू लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, प्रारंभ में जो लंबाई थी वो तो कितनी थी भाई, ओ से लगाकर बी ए तक, और अब जो लंबाई है वो कहाँ से कहाँ तक है, ओ से लगाकर पी तक। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, ओ पी माइनस ओ ए अपॉन प्रारंभिक लंबाई थी ओ ए। तो अपने पास टी डैश बराबर आ गया भाई लैम्डा। ओ पी का मान कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी एल प्लस बी प्लस एक्स, एल प्लस बी प्लस एक्स माइनस ओ ए का मान है अपने पास कितना एल अपॉन ओ ए का मान है एल, एल से एल कैंसिल हुआ, टी डैश का मान आ गया हमारे पास लैम्डा बी प्लस एक्स अपॉन एल। ठीक है भाई। तो समीकरण 2 में ये मान रखेंगे अपन, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस टी डैश का मान कितना आया लैम्डा बी प्लस एक्स अपॉन एल। एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस लैम्डा बी अपॉन एल माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल। भाई समीकरण 1 में क्या था, लैम्डा बी अपॉन एल का मान था एम जी। ठीक है, समीकरण 1 से आपने मान रखा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस का एम जी माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल, एम जी से एम जी कैंसिल हुआ, क्या बचा अपने पास डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एम एल। तो भाई आप इसको मानेंगे, माना म्यू बराबर आपने मान लिया लैम्डा अपॉन एम एल, क्योंकि सारे कांस्टेंट हैं, तो तब डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस का म्यू एक्स। जी आ गई भाई कण की गति। अब आवर्तकाल, अतः इससे पता चलता है कि कण किस में गति कर रहा है, एस एच एम में, क्योंकि ये जो है सरल आवर्त गति की का समीकरण है। अतः कण एस एच एम में गति करता है, और गति करता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, टी बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, 2 पाई एज इट इज, अंडर रूट म्यू की जगह आप लिख सकते हो लैम्डा अपॉन एम एल। तो टी का मान आया अपने पास क्या 2 पाई अंडर रूट, ये ऊपर आ जाएगा तो एम एल अपॉन लैम्डा। ये है किसी ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी जो कि सरल आवर्त गति में गतिमान है उसका आवर्तकाल। ठीक है भाई। इसकी 2 कंडीशन है, जैसे अपन ने क्षैतिज में भी 2 कंडीशन पढ़ी थी, उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर में भी 2 कंडीशन होगी। केस फर्स्ट, यदि B इज ग्रेटर देन C हो तब कण SHM में गति करता है। B इज ग्रेटर देन C मतलब
ये सी जो मान था, यानी खिंचाव जो था, अपन ने खींचा था इस कण को, वो इस दूरी जो भार के कारण जो दूरी आई थी उससे बहुत ही कम हो, यानी बी का मान ज़्यादा हो और सी का मान कम हो, तो ये कण एसएचएम में गति करेगा। क्योंकि कण जो है लगभग यहीं पे होगा, बी के आसपास ही, तो कण एसएचएम में गति करेगा। जिसका आवर्तकाल किस प्रकार निकालेंगे, इसी प्रकार गति का समीकरण निकल जाएगा और आवर्तकाल निकल जाएगा। और दूसरी कंडीशन आती है केस सेकंड, यदि C बड़ा हो B से, तब सेकंड कंडीशन निकालेंगे, यदि C बड़ा हो B से तब। तो भाई गति के समीकरण से, गति का समीकरण था m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x अपॉन एल। भाई आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिख सकते हो, m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x अपॉन एम एल। समीकरण नंबर 1 में मान था हमारे पास लैम्डा का, समीकरण 1 से m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एल का मान निकाला क्या, mg अपॉन b माइनस mg अपॉन b, और ये हो गया x अपॉन m। ऐसे कैसे, m से m कैंसिल हुआ, m d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये तो m तो यहाँ से हट चुका था भाई, बराबर माइनस का g अपॉन b इंटू एक्स। आप इसको लिख सकते हो v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस g अपॉन एक्स। पक्षांतरण किया थोड़ा सा अपन ने, v dv इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन बी एक्स डी एक्स। समाकलन करने पर v dv इज इक्वल टू माइनस का g अपॉन बी, और यहाँ से हो जाएगा x डी एक्स। वी स्क्वायर बाई टू बराबर माइनस जी अपॉन बी सी स्क्वायर बाई टू प्लस आगे कॉन्स्टेंट सी बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, समीकरण आया हमारे पास वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस का जी अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। बिंदु सी पर, भाई लास्ट बिंदु पर पहुंचने पर वेग क्या होगा, 0, और x की दूरी कितनी थी अपने पास, c, तो आपने मान रखा 0 बराबर माइनस जी अपॉन बी इंटू सी स्क्वायर प्लस सी। सी का मान क्या है हमारे पास, ये सी कांस्टेंट वाला है और ये सी स्मॉल है, तो आप इसको चाहो तो सी डैश भी ले सकते हो। इधर आएगा भाई सी डैश का मान अपने पास हुआ जी अपॉन बी और सी स्क्वायर। मान रखा आपने वी स्क्वायर बराबर माइनस जी अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी सी स्क्वायर। कॉमन लिया आपने जी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बिंदु बी पर, बिंदु बी पर वेग जो था वो क्या था, वी बी, और दूरी क्या थी अपने पास, बी, तो वी बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो जी अपॉन बी इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेग का मान आया अंडर रूट जी अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए से बी की गति देखते हैं, बिंदु ए से और बी की गति क्या थी, बिंदु ए से बी की गति, ए से बी की गति जो है वो गति के तृतीय समीकरण से निकालेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एच। वेग जो था u जो होगा वो क्या होगा, वी बी। अच्छा, प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग v बराबर क्या होगा, 0। भाई वी बी वेग से चला ए से बी तक आया, तो क्या गति, बिंदु ए से बी तक चले हम, ए से बी तक आना है, ए से बी तक का वेग क्या होगा, वी बी। प्रारंभ में बिंदु ए पर क्या था, वेग 0, क्योंकि मतलब या नहीं सॉरी, यहाँ पे बिंदु बी पर पहुंचने के बाद वेग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर कण किसी प्रकार की गति नहीं करेगा। तो भाई मान रखेंगे
v बराबर आपने रखा 0, u की जगह VB² माइनस 2GH। VB² बराबर आ गया अपने पास कितना 2GH, और VB का मान निकालोगे तो कितना आएगा √2GH। और VB का जो मान था पीछे अपन ने क्या निकाला हुआ था G/B C² माइनस B² इज इक्वल टू √2GH। दोनों पक्षों का वर्ग किया आपने, G/B C² माइनस B² इज इक्वल टू 2GH। G से G कैंसिल हुआ, H का मान क्या आएगा अपने पास C² माइनस B²/2B। ठीक है, ये जो मान होगा वो किससे छोटा होगा L प्लस B से। L प्लस B का मतलब बिंदु A से B तक की दूरी, ये L है और ये B है, O से यहाँ तक की दूरी इससे छोटा है। इसका मतलब जो ऊंचाई थी O से B तक पहुँचने के लिए वो क्या आ रही है, जो वास्तविक जो लंबाई है L प्लस B से छोटी आ रही है। इसका मतलब कण जो है SHM में गति नहीं करेगा। तब कण इस स्थिति में SHM में गति नहीं करेगा। तो भाई हमें गति कैसे निकालनी है, जब B का मान ज़्यादा हो C से, B इज ग्रेटर देन C हो, तभी क्या निकलेगी कण की SHM में गति, और हमें क्या करना है सोल्व करना है उसको। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास, m द्रव्यमान का एक कण एक हल्की डोरी द्वारा एक निश्चित बिंदु से लटका हुआ है तथा इसे लघु ऊर्ध्वाधर विस्थापन दिया गया है, यानी ऊर्ध्वाधर विस्थापन जो है परपेंडिकुलर वो बिल्कुल ही कम है। सिद्ध करें कि कण की गति सरल आवर्त गति होगी। सबसे पहले हमें कण की गति बताने की SHM में कण गति कर रहा है। यदि संतुलन की दिशा में डोरी की लंबाई L हो, यानी प्रारंभिक लंबाई आपको दी हुई है L, तथा दोलन की आवृत्ति n प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में n दोलन करें, तो सिद्ध करना है कि स्वाभाविक लंबाई L बरा जो होगी L माइनस G/4πn² होगी। तो भाई इसको हल करते हैं अपन क्वेश्चन को। हल किया आपने, प्रारंभ में इस डोरी की लंबाई O से A तक कितनी थी भाई L। ठीक है, फिर इस पे m द्रव्यमान का एक कण लटकाया अपन ने, ये तो थी अपने पास प्रारंभ में, फिर m द्रव्यमान का कण लटकाया तो कहाँ पर पहुंच गई वो बिंदु B पर। अच्छा, m द्रव्यमान का कण लटकाने के पश्चात ही डोरी की लंबाई क्या हो रही है L, ये दूरी है A प्रारंभिक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई अपने पास L। बिंदु B पर जो है भार क्या लग रहा है W बराबर mg, तनाव क्या लगेगा ऊपर T। इसको खींचकर छोड़ा गया, बिंदु C तक हमने ने खींचा और छोड़ा गया तो बिंदु P पर पहुंच जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है अपने पास x, और बिंदु B से C तक की दूरी हो गई आपके पास D। तो भाई माना डोरी की स्वाभाविक लंबाई आपके पास कितनी है A, और O से B तक की दूरी है अपने पास L। यदि आप AB निकालना चाहो, ये बिंदु A से B तक की दूरी, तो L में से क्या माइनस कर देंगे आप A, L माइनस A। बिंदु B पर सबसे पहले विराम अवस्था में देखते हैं। विराम अवस्था में जब कण गति नहीं कर रहा, T बराबर mg, यानी तनाव जो है उसके विपरीत दिशा में नीचे बराबर है, T ऊपर लग रहा है और भार नीचे लग रहा है, तभी कण जो है संतुलित अवस्था में है, तो बराबर होंगे। और लैम्डा लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, टोटल थी अपने पास L, उसमें से A, इतना लंबाई में परिवर्तन हुआ अपॉन प्रारंभिक लंबाई A। समीकरण नंबर दे दिया आपने इसको 1। और जब कण बिंदु C पर हो, यानी खींचने पर, कहाँ तक खींचा अपन ने कण को बिंदु C तक, जब कण बिंदु C पर हो तब तनाव है अपने पास T डैश, और T डैश तनाव के कारण
ये जो नीचे तनाव लग रहा है वो कितना है, टी डैश लैम्डा। अच्छा, कुल लंबाई कितनी थी, एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स यहाँ तक बिंदु पी पर, ठीक है। और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी हमारे पास, ए अपॉन ए। गति की समीकरण, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे सकते हो। गति की समीकरण क्या थी, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, भार है एम जी और तनाव लग रहा है ऊपर टी डैश, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एम जी की जगह आपने एम जी लिखा है, माइनस टी डैश, समीकरण 2 से मान रखा लैम्डा एल प्लस एक्स माइनस ए अपॉन ए। समीकरण 1 से मान रखा आपने क्या, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, एम जी की जगह मैं लिख सकता हूँ लैम्डा एल माइनस ए अपॉन ए, माइनस यहाँ से आपने खोला लैम्डा एक्स अपॉन ए माइनस लैम्डा एल माइनस ए अपॉन ए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस लैम्डा अपॉन ए इंटू एक्स, और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आपके पास आया लैम्डा माइनस लैम्डा एम ए और एक्स, माना म्यू बराबर आपने मान लिया लैम्डा अपॉन एम ए। तो भी आप लिख सकते हो इसको क्या, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का म्यू एक्स। ये किसकी समीकरण है, एस एच एम की। अतः कण जो है एस एच एम में गति करता है। एक बात तो ये सिद्ध करनी थी, हो गई। सेकंड हमें सिद्ध करना था इसका आवर्तकाल। आवर्तकाल जो होता है टी बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, तो टी का मान आया 2 पाई और म्यू का मान था अपने पास एम ए अपॉन लैम्डा। आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। एन आवर्ती निकालेंगे तो व्युत्क्रम हो गया 1/2 पाई अंडर रूट लैम्डा अपॉन एम ए। तो 2 पाई को इधर भेजा आपने, 2 पाई एन बराबर अंडर रूट लैम्डा अपॉन एम ए, वर्ग किया आपने और वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर लैम्डा अपॉन एम ए। हमें ए का मान लेके आना था कि स्वाभाविक डोरी की स्वाभाविक लंबाई जो है वो क्या होगी। ए का मान निकालते हैं समीकरण 1 से, लैम्डा अपॉन समीकरण 1 जो थी वो लिख लेते हैं पहले। क्या थी समीकरण 1, एम जी बराबर लैम्डा एल माइनस ए अपॉन ए, ऐसा था। तो लैम्डा अपॉन एम ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, जी अपॉन एल माइनस ए और लैम्डा ये एम इधर आ जाएगा एम। लैम्डा अपॉन एम ए का मान आ गया, हमें चाहिए था लैम्डा अपॉन एम ए का मान। तो लिखा आपने 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर जी अपॉन एल माइनस ए, और हमें किसका मान चाहिए, ए का मान। इसको इधर लेके आते हैं, एल माइनस ए बराबर जी अपॉन 4 पाई एन स्क्वायर, और ए का मान चाहिए तो कितना आएगा एल माइनस जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। और डोरी की स्वाभाविक लंबाई कितनी थी, ए मानी थी। तो यही सिद्ध करनी थी आपको कि डोरी की स्वाभाविक लंबाई एल माइनस जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर होगी। इस प्रकार हम ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी के लिए आवर्तकाल निकालेंगे और कण की गति का समीकरण निकालेंगे। और कण यदि एसएचएम में गति करता है तो उसका आवर्तकाल होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।